आपकी। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई अधिकारी है, अगर यहाँ कुदृष्टि करके अपनी कोई बैठा है ना कि कुछ कैप्चर कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो यहाँ हमारे बिहारी जी की अगर टेढ़ी आँख हुई ना तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ये सबको याद रखना। एक हमारी सांसद महोदया ने यहाँ पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे मेट्रो चलेगी और मेट्रो के साथ नीचे सड़क होगी, जैसे मेरठ गाजियाबाद में हुआ कि मेट्रो है, ऊपर साइड से सड़क है। तो बड़ा अच्छा लगा, उसके फोटो पिक्चर्स भी दिखाए गए। वही बात आती है, वही जो कॉरिडोर से रिलेटेड बात है कि आपने कहा कि मैं मेट्रो लाऊंगी, मैं सड़क बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगा सबको, सबने आपके साथ हाँ में हाँ मिला दी। इतनी चौड़ी सड़क पे लगता है, इसका क्या इंतजाम है? कभी सोचा कि इसके ऊपर अगर एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो जो जनता पार्किंग से मंदिर ऐसे क्रॉस करती है सड़क को, वो नहीं करेगी, तो आवाजाही में व्यवस्थित रहेंगे हम। कल मैंने जानकारी की थी, भाई ई रिक्शे कितने चल रहे हैं वृंदावन में, तो ये कहा था कि 1500 ई रिक्शे की परमिशन है। लेकिन अभी मैं कल या परसों रात को वृंदावन जब बिहारी जी में गई हूँ, तो मैंने देखा आप प्रेम मंदिर से लेके शायद इस्कॉन तक ही, बिहारी जी तक ही 4-5 हज़ार रिक्शे होंगे, या 1500 जो पूरे वृंदावन की बात थी, उससे ज़्यादा तो उतने ही एरिया। आप वैष्णो देवी मंदिर पे तो फिर भी गाड़ी में रह सकते हैं, लेकिन प्रेम मंदिर में गाड़ी तो सोचिए आप बिना धक्के के पैदल चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा क्वेश्चन बार बार वही है कि जो आप करना चाहते हैं आप उसको खुल के बताइए, क्योंकि ये ब्रज है, ये बांके बिहारी लाल की नगरी है, और यहाँ बांके बिहारी हम लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका नाम लेके अश्रु की धारा बहती है, वो दिखाना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं होगा। हम पार्टी विद डिफरेंस है तो हमें दिखना चाहिए कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। जो और पार्टियों में होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। ये कौन दिखाएगा? ये दिखना चाहिए ना कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। तो आप सांसद हैं, आपको करना चाहिए कि मैं जब से आई तो मैंने इतना, मथुरा तब ऐसा था, मथुरा अब ऐसा है। वो हम देखना चाहते हैं कि वो मथुरा अब कैसा है। कोई गोस्वामी आज की तारीख में वहाँ पे गोस्वामियों का इतना अधिकार नहीं है। वहाँ आप देखिए अधिकार किसका है, आप जाके देखिए कि वहाँ कौन कौन बैठते हैं। आप एक बार बताइए, आप जब चुनाव जीतना होता है तब आप जाते हैं यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए बात करेंगे, यमुना जी में जल दुग्धाभिषेक करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कभी जाके देखते हैं कब? मतलब कहते हैं कि यहाँ कृष्ण जी की भी नहीं चलती बिना राधे जी की अनुमति से। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ की बच्चियों के साथ गायब होने की कि महिला सांसद से क्या उम्मीद की जा सकती है? महिला सांसद से उम्मीद ये की जा सकती है कि जब आप यहाँ पे तीसरी बार सांसद हैं तो यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहें। उनकी बेटी, वृंदावन के नहीं कहीं किसी और जगह के, उनकी भी बेटी 1 साल से, पिछले 23 अप्रैल को गायब हुई थी और अब जाके मिली है। क्या आपको जानकारी है? एक जनता के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या सांसद महोदया को जानकारी है? और जानकारी थी तो उन्होंने अब तक क्या स्टेप लिया कि वो 1 साल में मिली? और आज की तारीख में भी 2-3 बच्चियाँ कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है या वो यहाँ नहीं है। क्या सांसद महोदया तक ये बात पहुँची है? क्या उन्होंने कभी ऐसे सोचा कि जनता से बैठ के, आज हर क्षेत्र की जनता से बैठ के बात करूँगी कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? भाई हैं दीक्षित, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि छोटी 8 साल से 12 साल तक की बच्चियों का कोई वीडियो गलत बना के वो कोई मिसयूज़ किया। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अच्छे वाली मंशा है, उसको अधिकारियों ने कॉरिडोर में कैद करने की कोशिश की कि कोई अधिकारी ज़्यादा दिन अगर कहीं टिक जाता है तो वो आगे भविष्य में नेता बनने लगता है, या फिर वो अब एक नई चीज़ है, वो नेता के साथ साथ अपने आप को संत भी घोषित कर सकता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो जो चीज़ आपको किसने, मुख्यमंत्री जी ने तो आपको यहाँ पे बैठा दिया ना कि आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को ढंग से ठीक से समन्वय बिठा के और चीज़ों को करिए। कॉरिडोर आप बनाइए, लेकिन पुरानी चीज़ों को सेव करते हुए, सुरक्षित, संरक्षित करते हुए। मोदी जी भी तो ये कहते हैं कि पुरातन और नूतन दोनों का मिश्रण करके। तो मोदी जी जैसा सोच रहे हैं वैसा आप भी सांसद हैं, आपको भी यहाँ पे वैसा ही सोचना है, वही करिए आप। और एक बात और बताती हूँ, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, कितना है। पहले मैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती थी कि यहाँ पे
आप अपने ठाकुर जी के पास आप घर में भी सुबह, जो भारतीय संस्कृति है, भगवान जी को फूल वगैरह सब देते हैं ना, अपने घर में भी श्रृंगार करते हैं ना, तो जो भक्त जाता है वो लेके जाता है, ठीक है, भोग प्रसाद। और उसके बाद जो गोस्वामी जन है वो वहाँ पे उनको, हमारे जो हम घर से लेके जाते हैं, अगर वो गोस्वामी जन वहाँ पे ना हो तो भगवान जी तक वो पहुँचेगा कैसे। और फिर मैं तो एक बात जानती हूँ कि हमें रामचंद्र जी ने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। तो बस ये काम करिए कि जो मर्यादा में नहीं है उन्हें मर्यादा में रखने का काम हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। इस समय वृंदावन की जमीन कुछ अलग तासीर और अलग धमक के साथ देश दुनिया में दिखाई और देखी जा रही है। सुना जा रहा है कि जग को बनाने वाले ठाकुर जी को कोई बनाने की बात कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार के अपने उस सरकार के महत्वपूर्ण कलपुर्जे कहें या जिन्होंने लड़कर जमीन पर सरकार बनाई है, सत्ता सियासत की हर चकाचौंध को पैरों से नंगे चलकर कहीं न कहीं इस मथुरा वृंदावन की ज़मीन पर उसकी बादशाहत को काबिज करने में अपना रोल अदा किया है। ऐसी एक कार्यकर्ता जो आज खुद आज़ाद शत्रु बन करके अपनी सरकार को चेता रही हैं कि बाके बिहारी जी के लिए क्या होना चाहिए, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। शायद मथुरा की माटी में है ही ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने अपने मामा कंस का विरोध उनके अत्याचार के लिए किया था। हम भला कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ की अपनी ही बेटी अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ न उठाए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सरकार भाजपा की, आप खुद भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं, तो मन में लगा नहीं कि आप बाके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में खड़े हो गई? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं सभी को जय श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय। देखिए, आपने प्रश्न किया है कि सरकार भाजपा की है। मैं खुद भाजपा की जिलाध्यक्ष रही और आज भी मैं भाजपा की ही कार्यकर्ता हूँ। हमारी पार्टी ने कहीं ना कहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं 2015 में संसद में कहा था कि उसमें विंध्यवासिनी विंध्याचल देवी का जो है वहाँ पे उनका नाम लिया, बांके बिहारी मंदिर का नाम लिया कि यहाँ पे कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने विरोध किया था। मैं तो वही उनको बता रही हूँ कि आपने ही विरोध किया था, तो आज ये ऐसा क्यों। और फिर एक बात मुझे बताइए, ठीक है, जब परिवार बढ़ता है, जब हम किसी घर में रहते हैं, 3-4 कमरों के घर में रहते हैं और परिवार छोटा होता है तो काम चलता है, परिवार बढ़ता है तो उस घर को भी बढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम तोड़ फोड़ करें या कुछ भी उस परिवार के अकॉर्डिंग बनाने की बात सोचें, तो हमें उस परिवार के मुखिया का दायित्व है कि वो सब परिवार के मेंबर्स को बुलाए, बैठे, समझे और किस किस तरीके से उस घर का विस्तार होना चाहिए, ये बात है। तो मैं तो जो परिवार के हमारे मुखिया हैं उनसे यही आग्रह कर रही हूँ कि आप आइए। और जो मुझे लगता है कि जो एक्चुअल बात है, जो यहाँ के ब्रजवासियों की, जो गोस्वामी परिवारों की बात है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच रही है। कहीं ना कहीं कोई बरगलाने वाली स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। कहीं लगता नहीं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अच्छे वाली मंशा है, उसको अधिकारियों ने कॉरिडोर में कैद करने की कोशिश की? बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कोई अधिकारी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं बचपन से राजनीतिक परिवार में ही जन्म लिया है, तो मैंने ये देखा है कि कोई अधिकारी ज़्यादा दिन अगर कहीं टिक जाता है तो वो आगे भविष्य में नेता बनने लगता है, या फिर वो अब एक नई चीज़ है, वो नेता के साथ साथ अपने आप को संत भी घोषित कर सकता है। ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि आप, अगर आपके दिल में दर्द है और आप कहते हैं कि मैं ब्रज की सेवा करने के लिए यहाँ पे अधिकारी नियुक्त हुआ हूँ, तो आपको उन ब्रजवासियों के बीच में बैठ के देखना चाहिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, हम इसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। तो जो चीज़ आपको किसने, मुख्यमंत्री जी ने तो आपको यहाँ पे बैठा दिया ना कि आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को ढंग से ठीक से समन्वय बिठा के और चीज़ों को करिए, बढ़ाइए, विस्तार करिए। लेकिन ऐसा कैसा विस्तार? आप एक बात बताइए कि
महिलाओं को खून से चिट्ठियां लिखनी पड़ गई। खून की इबारत पे आप कॉरिडोर का विस्तार करेंगे? तो महिलाएं उनकी चिट्ठियां लिखती हैं और सांसद यहाँ की खुद एक महिला है। जी सांसद महिला है। 2014 में जब हमारी सांसद हेमा जी बनी थी तो सबने सहर्ष स्वीकार कर दिया था कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप आई हैं, अभी आप नहीं हैं, लेकिन आप हमारी बात को समझेंगे। ये बात हुआ लोगों के जनमानस में, ये बैठा कि नहीं, हम हेमा जी को अपनी बातें समझाएंगे। एक बार एक जो आपका पंचवर्षीय थी उसमें ये चीज़ चल गई, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप बनते हैं तब आपको खुद समझना चाहिए था कि मुझे मथुरा के लिए क्या करना है, मुझे मथुरा के विस्तार की क्या, मेरे पास विकास की क्या योजना है और मैं उनको कैसे अप्लाई करवा दूँ। मुझे नहीं लगा कि उस दूसरी पंचवर्षीय में भी आपने बहुत ज़्यादा कुछ किया। अब ये तीसरी बार है और इस तीसरी बार में आप एक बात बताइए कि महिलाएं सड़कों पे उतरी हैं, और वो महिलाएं जो गोस्वामी समाज की, एक तो हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें ब्रज की, और उसके ऊपर से बिहारी जी की संस्कृति। वहाँ गोस्वामी परिवार की महिलाएं वहाँ दिल्ली पे बैठी हुई हैं, लगातार परिक्रमा दे रही हैं। आज शायद मधु शर्मा वहाँ कब पहुँची, सबको ये प्रॉब्लम है कि मधु शर्मा क्यों गई, लेकिन आपने क्या जवाब दिया उनको? मधु शर्मा शायद वहाँ 20 या 22वें दिन पहुँची है। आपको उन बहनों के पास बैठना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि आप 1, 2, तीसरी बार अगर बहुत इतना वोट आपको मिला है तो कहीं ना कहीं हमारी बहनों ने बहुत यहाँ पे सहयोग किया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है, मानवता है। तो जिम्मेदारी का कोई जवाब आया है? उनको था कि हम एक बार सांसद जी से मिलेंगे तो वो जो हमें आश्वासन जैसा भी वो कहेंगे उस हिसाब से हम ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है हम उसको ब्रेक देंगे। और वो जब वहाँ गई तो उनको लगा कि हाँ शायद आश्वासन कुछ उन्हें मिला, लेकिन शाम को ही सांसद जी ने कोई ऐसा बयान दिया कि गोस्वामी लोग तो चाहते ही नहीं है कुछ वहाँ पे विकास हो, कुछ हो, तो गोस्वामी अपनी जिम्मेदारी अपने आप निभाएं या कुछ करें। तो उन बहनों ने वो फिर नेक्स्ट डे से फिर वहीं पे बैठना शुरू कर दिया। तो ऐसा एक बात बताइए मुझे कि अगर कोई जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं? जनता आपको चुनती है कि आप उनकी आवाज़ को ऊपर पहुँचाएंगे। अगर सब कुछ अपने आप कर लेंगे तो वो जनता ही जनप्रतिनिधि बन जाएगी। अधिकारी और 15 साल से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार, मतलब 15 में तो 7 साल तो डबल इंजन रही। नगर पालिका से नगर निगम बन गया मथुरा वृंदावन का जो पूरा है, लेकिन सीवरेज तो वैसे ही है, पानी तो वैसे ही भर रहा है। कॉरिडोर विस्तार करिए, लेकिन उससे पहले जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए भी तो ध्यान दीजिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आज भी पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है। 10 मिनट की बारिश में नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, सड़क पे पूरा कीचड़ का पानी आ जाता है। ये आपको ही देखना पड़ेगा। लेकिन आज आप तीसरी बार हैं, आज से पहले आप ही थे और उससे पहले भी आप ही थे, तो जिम्मेदारी तो आप ही की तय होगी ना। एक ब्रज तीर्थ परिषद आया, चूँकि तीर्थ का रूप देना था, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगी अलग अलग, वृंदावन के हर गलियों में लाइटें दिखेंगी, लेकिन वो जलती हुई नहीं दिखी। तो ये तो ब्रज तीर्थ वाले ही बताएंगे कि जिन्होंने ब्रज तीर्थ के विकास को अपनी ठेकेदारी समझा वो कर क्या रहे हैं, ये उन्हीं को तो तय करना है, वो क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने मुझे ये बता दीजिए कि आपने कितना सौंदर्यीकरण होते हैं। आप अगर एक्सप्रेस वे से आएंगे वृंदावन में तो 100 शैय्या हॉस्पिटल पड़ेगा सबसे पहले, वो बहुत चौड़ी जगह है, वहाँ पर TFC सेंटर बना हुआ है और गीता शोध संस्थान, बाकी सारे नए निर्माण उधर हो रहे हैं, काफ़ी चौड़ी सड़क है, लेकिन वहाँ दिन प्रतिदिन जाम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वो तो कॉरिडोर एरिया नहीं है, तो आप वहाँ पे भी तो व्यवस्था कौन करेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। और आप जब इधर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं या आगरा से छठीकरा की तरफ से आते हैं, तो एक सबसे पहले मंदिर पड़ता है वैष्णो देवी मंदिर। वो आज 4 धाम में तब्दील हुआ है बहुत। अब वो उसका जो भीड़ है वो अब हाईवे तक पूरी पहुंच गई है। पार्किंग उनकी इधर है, मंदिर इधर है। कभी वही जो ब्रज तीर्थ को देख रहे हैं, कभी उन्होंने सोचा कि ये जो जाम यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, इतनी चौड़ी सड़क पे लगता है, इसका क्या इंतजाम है? कभी सोचा कि इसके ऊपर अगर एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो जो जनता पार्किंग से मंदिर ऐसे क्रॉस करती है सड़क को, वो नहीं करेगी, तो आवाजाही में व्यवस्थित रहेंगे हम। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक आता है प्रेम मंदिर।
आप वैष्णो देवी मंदिर पे तो फिर भी गाड़ी में रह सकते हैं, लेकिन प्रेम मंदिर में गाड़ी तो सोचिए, आप बिना धक्के के पैदल चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और प्रेम मंदिर से लगे हुए जो नए नए मैंने अभी देखे, कल परसों ही मैं गई तो मैंने होटल देखे हैं, ये कौन कौन परमिशन देता है इन होटल्स की? आपने पार्किंग तो बनवा लेते, आप होटल बनवाइए, लेकिन उनकी पार्किंग कहाँ है? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वृंदावन के अंदर तो आजकल बाकी बिहारी और सप्त मंदिरों से ज़्यादा तो होटल और धाम धर्मशालाएँ दिख रही हैं, और जो होटल के मॉडल पे चल रही हैं। देखिए, वो तो जब श्रद्धालु आएंगे, जनता आएगी, चारों तरफ से आएगी, तो हमें उनके रुकने की व्यवस्था वगैरह करनी पड़ेंगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो करिए, लेकिन उनको, वो आएंगे, उनके पास गाड़ियाँ भी होंगी, आप उनकी गाड़ियों को कहाँ रुकवा रहे हैं? उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्किंग बनाई है आपने? और उसके बाद एक ई रिक्शा फैक्टर, मुझे जब ये काफ़ी ई रिक्शा इशू शुरू हुआ था, तब मैंने जानकारी की थी, भाई ई रिक्शे कितने चल रहे हैं वृंदावन में, तो ये कहा था कि 1500 ई रिक्शे की परमिशन है। लेकिन अभी मैं कल या परसों रात को वृंदावन जब बिहारी जी में गई हूँ, तो मैंने देखा आप प्रेम मंदिर से लेके शायद इस्कॉन तक ही, बिहारी जी तक ही 4-5 हज़ार रिक्शे होंगे, या 1500 जो पूरे वृंदावन की बात थी, उससे ज़्यादा तो उतने ही एरिया में। तो सवाल बड़ा जायज़ है कि क्या आंकड़े जो सरकार के पास होते हैं और जो ज़मीन पर दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं? तो वो कौन करता है? वही परमिशन कौन देता है? परमिशन अधिकारी ही देते हैं ना। मिसमैनेजमेंट कौन करता है? मिसमैनेजमेंट अधिकारी कर रहे हैं। आप बिहारी जी की भीड़ को दिखा रहे हैं, आप प्रेम मंदिर की भीड़ को क्यों नहीं दिखा रहे? आप वैष्णो देवी मंदिर की भीड़ को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप सौशैया हॉस्पिटल की भीड़ को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वहाँ तो कॉरिडोर नहीं बनेगा ना, वहाँ की भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे आप? तो अभी तो पूरा ध्यान सरकार का बाकी बिहारी पर है। बाकी बिहारी पर इसलिए है क्योंकि मैं खुल के बात करती हूँ, मुझे लाग लपेट करनी आती नहीं है, और उसके पीछे भी कारण है कि मेरे पिताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं लाग लपेट नहीं कर सकती। पंडित राधेश्याम शर्मा की बेटी हूँ, खुल के बात करती हूँ, क्योंकि आप विस्तार कर रहे हैं। एक बात बताइए, हमें तो आज पता चल रहा है कि कॉरिडोर बन रहा है, और आमजन को आज पता चल रहा है, साल भर से ये सब चल रहा है कि कॉरिडोर बनेगा, साल 2 साल से। लेकिन जहाँ आपको विस्तार करना है, जो आपने अपने दिमाग में जो तय कर रखा है, बाकी जनमानस को नहीं पता आप क्या करने वाले हैं। आपने जो अपने दिमाग में तय कर रखा है, जहाँ से आपकी जमीनें आपको पता है वहाँ तक जाना है विस्तार, वहाँ पे पहले से ही माननीय जी ने सबने अपनी जमीनें वगैरह खरीद के छोड़ी हुई है। पर्दे के पीछे से स्क्रिप्ट पहले लिखी जाए, पहले स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई है, उसको अप्लाई करने के लिए भी अभी आपने आज तक क्लियर नहीं किया है कि आप वहाँ के बिहारी मंदिर को कैसे वहाँ के जो सेवायत हैं उनके रहने की व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं, आपने नहीं बताया। आप कह रहे हैं, अब सांसद महोदया ने जैसे कह दिया, सबकी व्यवस्था अच्छी होगी, है क्या? वर्तमान में क्या है? तो नगर निगम जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, बजट बढ़ा लेकिन जमीन पर। देखिए, वही मेरा क्वेश्चन बार बार वही है कि जो आप करना चाहते हैं आप उसको खुल के बताइए, क्योंकि ये ब्रज है, ये बांके बिहारी लाल की नगरी है, और यहाँ बांके बिहारी हम लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका नाम लेके अश्रु की धारा बहती है। बात ठाकुर जी की करते हैं, इतनी कुंज गलियां वृंदावन की हर गली अपने आप में कृष्ण की पूरी संस्कृति को रख रही थी, लेकिन वहाँ सीवर का पानी बहता है सिर्फ। तो इन सरकारों को क्या अभी तक दिखा नहीं कि पहले वो गलियां कम से कम सीवर और कूड़े से फ्री करा दें? वही अधिकारी ही करेंगे ना, इनको ही देखना है ना कि यहाँ पे जो मूलभूत। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो गलियाँ हैं, बिहारी जी को जाने के लिए गलियाँ हैं, पुराने लोगों ने भी कुछ सोच समझ के चीज़ें बताई होंगी, काफ़ी गलियाँ हैं, जहाँ तक मुझे पता चलता है कि 20-22 गलियाँ होंगी जहाँ से आया जाया जा सकता है, और मंदिर के चारों तरफ शायद 4-5 गेट हैं, 5 गेट हैं कि आप निकल सकते हैं, आ सकते हैं। आपने उन्हीं गलियों में भी बैरिकेटिंग लगाई हुई है। आप उन बैरिकेटिंग के साथ क्या होता है कि आप जब यात्री आ रहा है, निकल रहा है, तो जब छोटी गलियां हैं उनमें भी बैरिकेटिंग लगा दी, कहीं आड़ा ऐसे लगा दिया, कहीं लंबाई में लगा दिया, तो दिक्कत वहाँ होती है। आप उसको एक स्लॉट क्यों नहीं बनाते हैं? एक स्लॉट बनाइए कि इतने यात्री आज दर्शन करेंगे, उनकी एंट्री हो, इस तरीके से भी तो कुछ बनाया जा सकता है। सवाल अक्सर उठता है वीवीआईपी तंत्र, उसकी एक जो
स्पेशल कॉरिडोर उसके लिए जो बना है वीवीआईपी तंत्र के लिए। कौन सा स्पेशल अक्सर बोलते कॉरिडोर? हैं कि भीड़ भीड़ उसकी वजह से। नहीं, क्या कॉरिडोर है वीवीआईपी कॉरिडोर? क्या मंदिर का जो प्रांगण है, जो हॉल है मंदिर का, आगे उसमें एक ऐसे केबिन छोटा सा एक रेलिंग लगी हुई है, वहाँ कौन कितने वीआईपी आते हैं, और जो वीआईपी आते हैं वो किसके आते हैं? कोई गोस्वामी आज की तारीख में वहाँ पे गोस्वामियों का इतना अधिकार नहीं है। वहाँ आप देखिए अधिकार किसका है, आप जाके देखिए कि वहाँ कौन कौन बैठते हैं। गोस्वामी जन तो नीचे ही होते होंगे, अपने श्रद्धालु जो भक्त आते हैं उनको दर्शन कराते हैं। वहाँ पे जो उसमें कटघरे में जाते हैं वो वीआईपी कौन है, कौन लेके उन्हें आता है? और उसके अलावा मंदिर के ऊपर जो रेस्ट रूम बने हुए हैं वहाँ पे कौन बैठता है? कोई बिहारी जी का गोस्वामी वहाँ नहीं बैठता। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि कुछ तो कैप्चर पहले ही हो चुका है। नहीं, वो कुछ क्या है, आप इतनी वहाँ पे पुलिस इतना सब कितना है वहाँ पे, सारे आपने एजेंसीज को नियुक्त कर रखा है कि आपने, चलिए आपने जो वहाँ पे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, आपने शायद इसलिए कर रखा होगा, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं को तो व्यवस्था बनानी है ना, वो सब लोग वहाँ व्यवस्था बनाए। कतार क्यों खड़ी कर दी जाती है? बैरिकेडिंग करके भीड़ बड़ी पहले खड़ी की जाती है। भाई मेरा कहना इसमें यह है कि उसको मैनेज करना चाहिए, और आप ही लोग मैनेज करेंगे, अधिकारी मैनेज करेंगे। जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? जनप्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच का सेतु होता है। जनप्रतिनिधि का काम है जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या उसको आके देखो तो सही। अरे आप आइए, देखिए कि कहाँ गड़बड़ कैसे हो रही है। तो एक सवाल जनप्रतिनिधि ये नहीं उठा सकते कि जब आप अपनी सीवर, सड़क, लाइन, कचरा ये नहीं मैनेज कर सकते तो बाकी बिहारी जो कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप नए विस्तार को करिए, लेकिन उससे पहले पुरानी चीजें आपने कितनी ठीक कर दी वो बताइए। सिर्फ बाके बिहारी दिख रहा है, सप्त देवालय नहीं, बांके बिहारी जी तो अभी शुरुआत है, सप्त देवालय वगैरह सब। बल्कि मुझे तो अभी जानकारी मिली, मेरी भैया हैं, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया कि दीदी उसमें 197 मंदिर आ रहे हैं, 197 मंदिर आ रहे हैं। आपने यहाँ यमुना जी में क्रूज ला के खड़ा कर दिया। यमुना जी की हालत देखी है? यमुना जी में पानी की जल जो है, उस जल से आचमन पान तो कर ही नहीं सकते। आप एक बार बताइए, आप जब चुनाव जीतना होता है तब आप जाते हैं यमुना जी की शुद्धिकरण के लिए, बात करेंगे यमुना जी में जल दुग्धाभिषेक करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कभी जाके देखते हैं? कब? आप पहली बार हो तो आप अभी नहीं, ठीक है हम अब करा देंगे, आप तीसरी बार हैं कब? कहते हैं कि ब्रज की रज गिरिराज पर्वत और यमुना जी, ये बाकी बिहारी के साथ एक पूरी व्यवस्था है जो जानी जाती है। तो चलिए, रज तो अब खत्म हो रही है क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंगें सिर्फ बिल्डिंगें बन रही हैं। ब्रज की जो संस्कृति है उसके लिए क्या मौजूदा लोग सोच रहे हैं कुछ कि रोजगार निकले, व्यवसाय बने? सारी फैक्ट्रियाँ तो मथुरा के बाहर जितनी थी सब पशुपति से लेकर सब वो बंद हो गई है। आप एक बार बताइए, ब्रज की संस्कृति के लिए आपने क्या काम किया? ब्रज की संस्कृति से जो हमारे यहाँ पे हुनर है, ब्रज की संस्कृति वाला जो हुनर है, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे यहाँ पे बांसुरी बजाने वाले हैं, और आप तो उस इंडस्ट्री से आती हैं, तो उनका कोई एक्सपोजर आगे हो जाता, थोड़ा बहुत तो कर देते। कुछ आप कराया, आपने अभी आए, आपने अभी कोई बुलाया कि उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनके ऑडिशन वगैरह लिए, ऐसा कुछ किया। लेकिन वो आज आप 11 साल में क्या कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन आप चाहते तो बहुत बड़े बड़े रोजगार ला सकते थे यहाँ पे। और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि आप कॉरिडोर में दुकानें भी दे देंगे, व्यापारियों से कह रहे हैं दे देंगे, व्यापारियों को दुकान कहाँ मिलेगी? अभी यहाँ पे बिहारी जी और जितने सप्त देवालय हैं उनके आसपास जो यहाँ व्यापारियों का रोजगार है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे ठाकुर जी की पोशाक है, चाहे ठाकुर जी हैं, या भोग प्रसाद है, वो सब कहीं ना कहीं व्यवसाय सब ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। आप कॉरिडोर जब व्यवस्थित करेंगे तो इनके लिए आपने ये योजना रचना क्या करी है? क्या भोग प्रसाद जाएगा ठाकुर जी के लिए? ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि मैंने देखा है, शायद ऐसी व्यवस्था मुझे लगा कि हुई नहीं है कि ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद यहाँ लोकल लोग वहाँ पे अपनी एज इट इज़ दुकानें रखेंगे या कुछ। अगर है, मैं कहती हूँ अगर आपके उसमें है, एजेंडे में है कि आप सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप बैठिए, गोस्वामी जिनको वो बात समझाइए, फिर दिक्कत क्या है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप सहर्ष उतना बताइए तो सही।
एक पूरे शहर में एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखती है कि आप जहाँ जाइए पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा के खड़े हैं और पार्किंग में जा रहे हैं। वही भीड़ को मैनेज करने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके भीड़ बाद मैनेजमेंट है या पार्किंग मैनेजमेंट? हाँ, बड़ा वो- सीधा सवाल है कि आप देखिए सीधा बोलती है। नहीं देखिए, भीड़ मैनेज करने के लिए वो किया गया है, लेकिन अब वो पार्किंग मैनेजमेंट कुछ लोग कर रहे होंगे, सब चलता है। मतलब ये अब ब्रज संस्कृति इसको एक्सेप्ट कर रही है। नहीं, ब्रज संस्कृति एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये हम ब्रज संस्कृति के जो लोग हैं वो यहाँ पे मूल जो उनका स्वभाव है वो शांति प्रिय लोग हैं। वो जो मूल ब्रजवासी है वो शांति प्रिय है, वो ज़्यादा किसी के झगड़े में नहीं है, वो अपना बिहारी जी का नाम लेता है। और एक कहावत है यहाँ तो कि राधे राधे बोल और जी चाहे मार डोल आपकी। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई अधिकारी है, अगर यहाँ कुदृष्टि करके अपनी कोई बैठा है ना कि कुछ कैप्चर कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो यहाँ हमारे बिहारी जी की अगर टेढ़ी आँख हुई ना तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ये सबको याद रखना चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट और आपको बताती हूँ, नहीं अभी कल से वो शुरू, परसों से बात आई है। एक हमारी सांसद महोदया ने यहाँ पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे मेट्रो चलेगी और मेट्रो के साथ नीचे सड़क होगी, जैसे मेरठ गाजियाबाद में हुआ कि मेट्रो है, ऊपर साइड से सड़क है। तो बड़ा अच्छा लगा, उसके फ़ोटो पिक्चर्स भी दिखाए गए, बहुत अच्छा लगा। और वो वाकई बहुत अच्छी बात है, जो गाड़ियाँ आती हैं या जितना ट्रैफिक हो रहा है उसके लिए वो बहुत अच्छा सिस्टम था वो, कि ट्रेन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी रेल मार्ग था। वो जहाँ तक है सवाई माधव, राजा सवाई माधव माधव सिंह ने बनाया, हाँ 1917 सवाई माधव 1917 में उन्होंने बनवाया था। और वो उन्होंने बनवाया था जब जयपुर मंदिर बन रहा था, तो उसके मकराना पत्थर को लाने के लिए मथुरा से वृंदावन तक का रेल मार्ग एक बनाया गया था। फिर वही बात आती है, वही जो कॉरिडोर से रिलेटेड बात है कि आपने कहा कि मैं मेट्रो लाऊंगी, अब मैं सड़क बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगा सबको, सबने आपके साथ हाँ में हाँ मिला दी, आपकी जय जयकार होने लगी। लेकिन वो जय जयकार कहाँ है? आपने ना तो वो मेट्रो आप ला पाई, ना आप वो सड़क बिछा पाए, और उस मार्ग में जो रेल की पटरी थी जिसपे एक रेल चल रही थी सुगमता से, वो बंद करवाई तो करवाई, रेल पटरियां उखड़वा दी। तो बड़ा सीधा सवाल है। एक तरफ तो ड्रीम गर्ल का ड्रीम प्रोजेक्ट गायब हो गया, अब जो पटरी उखड़ गई, कॉरिडोर में कहीं ऐसा तो नहीं होना है कि सारी पटरियाँ उखड़ जाएं, अच्छी लाइटें लग जाएं और फिर वो जले ना? अब कॉरिडोर वहाँ तक तो नहीं जाएगा, जैसे मुझे पता है उधर उस जगह कॉरिडोर नहीं जा रहा है। कॉरिडोर तो एक ये नव वृंदावन, हेरिटेज वृंदावन करके बनाने जा रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी आई है। उसमें सप्त देवालय के साथ साथ गोकुल तक जोड़ने का पैदल पथ और ये सब बनाया जा रहा है। अब वहाँ जो सड़क, जहाँ ये सड़क और मेट्रो ला रही थी, उस जगह मैंने जितना देखा है, धोरेरा गांव से आसपास जो एरिया है वहाँ पे सब डलाव घर बन गया है। वहाँ पे कूड़े डाले जा रहे हैं। कबाड़ा जहाँ एरिया है, जहाँ कबाड़े के लोग आसपास रहते होंगे, कबाड़े का जिनका काम होगा, उन्होंने अपने कबाड़ खाने वगैरह डाल रखे। ऐसे उस चीज़ का एक भयंकर मिसयूज़ हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूड़े कबाड़े की जो व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बड़ी मायने रखती है। कहते हैं कि जहाँ कूड़ा डाला अब वो जमीन हमारी। अब तो ये कूड़ा जो डलवा रहे हैं उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत पहले से मैनेज कर लेते हैं ना कि हमें कहाँ कब क्या करना है। इसीलिए जो अधिकारी बहुत दिन तक यहाँ टिक जाएगा, उसके दिमाग में बस यही सब दिखेगा, और वो शो ऐसे करेगा, जी नहीं मैं तो बिल्कुल सात्विक हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ। यहाँ से तो कृष्ण जी द्वारकाधीश जाके अपनी नगरी बना बैठे, तब क्या लगता है कि अब बिहारी जी के लिए भी कुछ ऐसी नगरी की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था हो रही है? देखिए, बिहारी जी तो जो चाहेंगे वो होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो चाहेंगे बिहारी जी वही होगा। बिहारी जी ने जो तय कर रखा है वो होगा। लेकिन जो बिहारी जी के लिए आपने सोचा है, वो बिहारी जी जो चाहेंगे वो होगा। आपने जो सोचा है वो होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन बिहारी जी के जो सेवायत हैं, उनको इस समय जो आप जितनी तकलीफ दे सकते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख 29 जुलाई पड़ी है, लेकिन आप इस समय उनको कहते हैं ना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कोई भी जाएंगे अधिकारी वगैरह, इंची टेप लेके नापने लग जाते हैं घरों को, जो उनमें बुजुर्ग महिलाएं रह रहे हैं, बुजुर्ग पिताजी रह रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है। पीढ़ियों से जिस मकान में वो रह रहे हैं,
उनको तो उसी दिन हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे कहते हैं तिल तिल मरना, अब मरेगी। जैसे आप किसी के पास जाए, आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, और अच्छा घर हो ना हो, एक कुटिया हो, लेकिन वो हमारे पुरखों की है, हमारी उसमें भावना है, और फिर ये तो प्रेम की नगरी है, कहते हैं ना कि ये तो प्रेम की बात है उधो, तो ये तो प्रेम भाव है बिहारी जी के लिए, उस भाव को क्यों आप खत्म किए गए? कोई रोजाना भाव खत्म करते करते बिल्कुल। देखिए, ईश्वर जो चाहेंगे, हम तो जानते हैं कि राधा रानी हमारी ठकुरानी है, जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन जो भी इसमें शामिल हैं, जो गलत करना चाह रहे हैं, मैं केवल उनको एक कार्यकर्ता के तौर पे एक आग्रह कर रही हूँ, चेताने का काम कर रही हूँ। बाकी जगह आपने क्या किया क्या नहीं किया मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये ब्रज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी संवेदनहीनता ठीक नहीं है कि यहाँ से खून से चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं और आप एक संवेदनहीन सांसद बन के और कहें कि सब अपने आप कर लेंगे, सब कर लेंगे। एक सवाल है, मतलब कहते हैं कि यहाँ कृष्ण जी की भी नहीं चलती बिना राधे जी की अनुमति से। बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ की बच्चियों के साथ गायब होने की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फिर प्रश्न वहीं आ जाएगा कि महिला सांसद से क्या उम्मीद की जा सकती है। महिला सांसद से उम्मीद ये की जा सकती है कि जब आप यहाँ पे तीसरी बार सांसद हैं तो यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहें। एक वो भी सेवायत, उनकी बेटी वृंदावन के नहीं, कहीं किसी और जगह के, उनकी भी बेटी 1 साल से पिछले 23 अप्रैल को गायब हुई थी और अब जाके मिली है। क्या आपको जानकारी है? एक जनता के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या सांसद महोदया को जानकारी है, और जानकारी थी तो उन्होंने अब तक क्या स्टेप लिया कि वो 1 साल में मिली। और आज की तारीख में भी 2-3 बच्चियाँ कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है या वो यहाँ नहीं है। क्या सांसद महोदया तक ये बात पहुँची है? क्या उन्होंने कभी ऐसे सोचा कि जनता से बैठ के, आज हर क्षेत्र की जनता से बैठ के बात करूंगी कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? आम आदमी जा सकता है, आम आदमी उनके घर पे पहुंच सकता है, उनसे मिल सकता है। आम जनता की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आपके पास जो आपसे जिनसे आप जुड़ी हुई हैं या जो आपको जानते हैं आप, मैं उनकी बात नहीं कर रही। आम जनता जाके आपसे कह सकती है कि मैं आज इस प्रॉब्लम में हूँ, आप बताइए। तो ये है ना कहीं इस पे कौन ध्यान देगा? आप ही से तो उम्मीद करेंगे महिलाएं सुरक्षित रहे। आज ही मुझे एक भाई हैं दीक्षित, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि छोटी 8 साल से 12 साल तक की बच्चियों का कोई वीडियो गलत बना के वो कोई मिसयूज़ किया। खैर वो पकड़ा गया, सब चीज़ उन्होंने मुझे भेजी है। लेकिन छोटे जो हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद वगैरह हैं, वो लोग स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं। आप तो सीधे सीधे कहाँ ऊपर हैं। आप तो चाहे तो मथुरा क्या, ये तो बिल्कुल स्विट्जरलैंड हो जाना चाहिए मथुरा। ये बड़ी एक अलग विडंबना से नहीं लगती कि ठाकुर जी का राज, राधे जी की पूरी व्यवस्था, और सांसद आपका हमेशा बाहर से जाता है, चूंकि कोई बाहर ही आता है और बन जाता है। ये क्षेत्रवाद फैलाने की बात नहीं है, बाहर भीतर नहीं, सब भारतीय हैं। लेकिन सवाल है, देखिए क्या इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि चलो अधिकारी तो बाहर से आते हैं, वो व्यवस्थाएं समझते हैं, उनका एक तय पैमाना है, इस पैमाने पर हमें सरकार के अनुरूप चलना है। लेकिन जब आपका जनप्रतिनिधि बाहर का हो जाता है, हो सकता है कि उसने पूरी संस्कृति को अपना लिया, क्योंकि लोगों ने चुना तो अपना लिया, तो उसको क्या पता चल पाता है कि ब्रज की वाकई ज़रूरत कितनी है? क्योंकि अगर 15 साल तीसरी बार आप सत्ता में आ गए बतौर सांसद, जैसा आप कह रहे हो, उसके बाद भी वही सीवरेज, वही ड्रेनेज की हालत, वही बिजली की बदतर व्यवस्था, सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं और सबसे ज़्यादा बिजली कटौती आप पाते हैं। उन्हीं ने एक गांव गोद लिया था, रावल गांव, जहां राधा रानी का जन्म हुआ। उस रावल गांव में पहले आप सड़क बनवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि इस पे कौन मैनेज करेगा। ये आप देखिए ना कि अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप सड़क बनवा देते हैं, अचानक आपको याद आता है कि अरे पानी की लाइन रह गई, अब फिर से वो जो बनी हुई सड़क है वो फिर खुद रही है। तो ये तो ठेकेदारी का तंत्र है पूरा। नहीं तो ये कौन देखेगा? आपने उसको गोद लिया है, उस गांव को, वहाँ की व्यवस्थाओं को आप देखेंगी ना। और रही बात बाहर से सांसद आने की, ये देखिए, ये भोले भाले ब्रजवासी हैं, और फिर ये संगठन देखिए हमारी वहाँ तक पहुँच रही है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, जिनको प्रत्याशी बनाता है, वो यहाँ पे आए और जनता उनको सहज स्वीकार करके अपना पूरा
उनको कहते हैं ना कि तन मन धन से उनको जिताती है। उसके बाद आपकी ही, जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी तय होती है। और आपको तो ये भी तय करना चाहिए, जनता के साथ साथ जो संगठन का कार्यकर्ता है उससे भी आप नियमित मिलिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है संगठन के कार्यकर्ता के भी खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, संगठन के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं पिट रहे हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR हो रही है, उन्हें जमानत करनी पड़ रही है। ये भी आप जनप्रतिनिधियों को देखना है, संगठन का कार्यकर्ता तो नहीं जा पाएगा ना वहाँ तक। बतौर जिलाध्यक्ष आपने तो उसको जेला भी। मैं जिलाध्यक्ष थी उस समय, ईश्वर की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर कि मेरे कार्यकर्ता सब व्यवस्थित रहे, सब अच्छा काम हुआ। लेकिन अभी में मुझे 3-4 चीज़ें ऐसी पता चली यहाँ पे, मतलब हमारे तृतीय वर्ष के जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष हुए हैं अभी, उनके खिलाफ FIR हो जाती है, उनको जमानत करानी पड़ती है। और उस पर भी ये प्रेशर था कि उनकी जमानत ना हो पाए, कहीं कहीं कोई माननीय जी को द्वारा, लेकिन वो जमानत हो जाती है। तो ये है कि आप पार्टी विद डिफरेंस भाजपा है, क्यों है वो दिखाना पड़ेगा, केवल कहने से नहीं होगा। हम पार्टी विद डिफरेंस है तो हमें दिखना चाहिए कि हम पार्टी विद डिफरेंस है। जो और पार्टियों में होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। ये कौन दिखाएगा? ये दिखना चाहिए ना कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। तो आप सांसद हैं, आपको करना चाहिए कि मैं जब से आई तो मैंने इतना, मथुरा तब ऐसा था, मथुरा अब ऐसा है। वो हम देखना चाहते हैं कि वो मथुरा अब कैसा है। क्योंकि आप कहें मैंने ये कर दिया, मैं इसलिए नहीं मान पाऊंगी क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, मथुरा की ही बेटी हूँ। सब एक सवाल आपसे, क्योंकि आपका बचपन यहाँ बीता, आप यहाँ पूरा कार्य क्षेत्र भी है, गृह क्षेत्र भी हर तरीके से। पहले के मथुरा वृंदावन के लोग कितनी परिक्रमा लगाते थे तो व्रत क्षेत्र की, और वो परिक्रमा का दौर कितना घटा है? देखिए, परिक्रमाएं तो नियमित लगा करती थी। वृंदावन की परिक्रमा अलग लगती थी, मथुरा की अलग लगती थी, एक तीनों वन की परिक्रमा लगती है, उसके अलावा एक व्रत 84 कोस की परिक्रमा लगती थी। और ये मुझे इसलिए क्योंकि मेरी मदर बहुत परिक्रमाएं लगा देती थी, गोवर्धन की परिक्रमा अलग लगती थी। तो आप एक बात सुनिए, पहले रेती थी यहाँ पे, ठीक है, उसमें चलना और आज ईंटों पे चलना, इसमें गोवर्धन में काम हुआ है। वहाँ पे एक साइड बनाया गया है जिसमें आप परिक्रमा, रेती है वहाँ पे, बालू, जिसमें कि आप परिक्रमा देंगे तो वो क्या है, चुभता नहीं है पैरों में, और फिर इतना ट्रैफिक नहीं। आप ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा में कहीं सहूलियत हुई है, लेकिन बाकी जगह इस चीज़ को भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आप अभी बना रहे हैं, आप एक बार बताइए, अभी मुझे MVDA के अधिकारी का इंटरव्यू मैंने देखा कि वृंदावन से गोकुल पैर पथ क्या वो बनाएंगे, वो मतलब वॉकिंग एरिया बनाएंगे, ठीक है। तो आप वो बताइए कि आप वृंदावन से गोकुल क्यों? अब वृंदावन की पूरी आपने जो परिक्रमा है उसको ठीक कर लिया है क्या? आपने वृंदावन का जो परिक्रमा क्षेत्र जो यमुना जी की तरफ आता है वहाँ बारिश होने दीजिए, थोड़ा जो ऊंचाई पे है उसमें शायद ना भरे, लेकिन वहाँ भी जल निकासी ना होने की वजह से भर जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिए ना, अभी परिक्रमाएं लोग करते हैं, एकादशी चलती है, परिक्रमा खूब चल रही है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। नहीं, हमारा बड़ा सीधा सवाल, क्योंकि आपने जवाब दिया कि पहले रज थी, हाँ आज कंक्रीट है। हाँ, तो कम हुआ तो रज और कंक्रीट, कहीं ये जो कंक्रीटीकरण हो रहा है धर्म का, सर कॉरिडोर भी वही प्रथा है, बिल्कुल। ये जो धर्म का कंक्रीटीकरण है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आस्था को धीरे धीमे खत्म करने का एक रास्ता है? देखिए, जो आस्था को खत्म करने का रास्ता किसी के दिमाग में चल रहा होगा, कंक्रीट, देखिए जब मैं जितना समझती हूँ, मैं जितना मानती हूँ, वो ये है कि हम जो उद्देश्य लेके चले हैं वो ये है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको आज के युग के साथ जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। अगर किसी के दिमाग में ये जो कंक्रीटीकरण चल गया है, आप पुराने के साथ नया जोड़िए, ठीक है, कॉरिडोर आप बनाइए, लेकिन पुरानी चीज़ों को सेव करते हुए, सुरक्षित संरक्षित करते हुए। मोदी जी भी तो ये कहते हैं कि पुरातन और नूतन दोनों का मिश्रण करके। तो मोदी जी जैसा सोच रहे हैं वैसा आप भी सांसद हैं, आपको भी यहाँ पे वैसा ही सोचना है, वही करिए आप। और एक बात और बताती हूँ, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी,
कितना है। पहले मैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती थी कि यहाँ पे जो अभी पूरा परिक्रमा मार्ग के साइड में जैसे इस्कॉन जाते हैं हम, इस्कॉन से वीआईपी पार्किंग होते हुए जहाँ बिहारी जी जाते हैं, वहाँ साइड से पूरे में पहले ऐसा बताते हैं कि किनारे किनारे सब जगह तुलसी जी हुआ करती थी। तो आप सोचिए कि आप ऐसे डेवलप करिए ना, आप कहीं ना कहीं आप जो कॉरिडोर बना रहे हैं उसके साथ साथ कहीं पे तुलसी जी की पूरे रास्ते में साइड से तुलसी जी लगी। अब तो जो है बिल्कुल सही मुद्दे पे आ गए हैं कि जब वृंदावन में वृंदा का अस्तित्व खत्म हो गया, अब तक आते आते अब निधि वन में थोड़ा बहुत जो बचा है, या तटिया स्थली अगर आप चाहें तो शायद वहाँ पूरी तरीके से भी ब्रज की अवस्था दिखती है, तो लगता नहीं कि वृंदावन ही खत्म होने की कगार पे है। ना, वृंदावन तो नहीं खत्म होगा। वृंदावन इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि यहाँ राधे रानी वास करती हैं। कुछ लोग अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, राधा रानी का जहाँ वास होता है वो वृंदावन तो नहीं खत्म हो सकता। और ऐसा नहीं है, वृंदा यहाँ आसपास सब जगह है, काम हो रहा है। आज भी आप चाहें तो हमारे ठाकुर जी को तो तुलसी जी की माला चढ़ती है। ये ठाकुर जी की तुलसी माला चढ़ाने वाले जो लोग हैं, जी। कितनी गलतियाँ इनकी मानती हैं आप? अगर ये गलतियाँ ना करते तो शायद ये आज मुद्दा ना बनता। नहीं, क्या गलतियाँ करते हैं वो? कुछ गलती है, क्या जैसे? कोई गलती है उनकी? लगता है मतलब उनसे कौन कोई ठाकुर जी को कौन जो चढ़ाता है? समाज है, जो पूजा पाठ करता है, क्या उनकी भी कोई नहीं, गलती जो है? हम श्रद्धालु जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, उनकी बात करें आप, या भक्त- जो गोस्वामी जन भक्त और उन मालाओं को गोस्वामी ऊपर। जन और भक्त दोनों की बात। एक बात सुनिए, आप अपने ठाकुर जी के पास, आप घर में भी सुबह, जो भारतीय संस्कृति है, जितना हमने अपने घर में अपनी माता जी से सीखा, अपनी मदर इन लॉ से सीखा, कि आप भगवान जी को फूल वगैरह सब देते हैं ना, अपने घर में भी श्रृंगार करते हैं ना, तो जो भक्त जाता है वो लेके जाता है, ठीक है, भोग प्रसाद। और उसके बाद जो गोस्वामी जन है वो वहाँ पे उनको, हमारे जो हम घर से लेके जाते हैं, अगर वो गोस्वामी जन वहाँ पे ना हो तो भगवान जी तक वो पहुँचेगा कैसे? क्या गलती करते हैं वो? तो बल्कि हमारे जो हम लेके जाते हैं उस भाव को हमारे ठाकुर जी तक पहुँचाते हैं, और उसमें से ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगा के, उसका भोग लगा के उसका प्रसाद भी हमको देते हैं। तो बड़ा एक सीधा अंतिम सवाल जो मुझे लगता है कि हमारे आपके इस संवाद का होना चाहिए, कि एक भाव और एक पूरी व्यवस्था जो ठाकुर जी को पूजा पाठ करने की बनी बनाई चली आ रही है, व्यवस्था के नाम पर अधिग्रहण तक की व्यवस्था, तो क्या लगता नहीं कि वो भाव अब कैद में रहे? वही जो अभी क्लियरिटी नहीं है उसमें, अभी तो जैसे सांसद जी कह रही है या कुछ अधिकारियों ने कहा कि पूजा पद्धति में कोई भी फर्क नहीं आएगा, अधिग्रहण नहीं होगा। अधिग्रहण तो न्यास तो बना रहे हैं, वही क्लियरिटी की बात है, न्यास तो बन रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं पूजा पद्धति वगैरह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमारे गोस्वामी भाई जो खुद सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उन्होंने जब अभी अपना बताया तो उन्होंने बताया कि उसमें ये है कि पूजा कौन करेगा या कुछ करेगा, वो भी यही लोग नियुक्त करेंगे। यही बात है कि वो जो भाव है, वो हमारा गोस्वामी जन जो पूजा करते हैं वहाँ पे, वो हमारे भाव को ठाकुर जी तक पहुँचाते हैं। तो ये जो पूजा पद्धति है, और आप एक बात और सुनिए कि जो गोस्वामी जन, जो भक्त आते हैं, जो वो कुछ भगवान जी को देते हैं, वही उनकी रोजी रोटी का भी, वही उनके लिए अपने जीवन यापन की भी चीज़ है। क्योंकि भक्त भी उनके पास एक विश्वास से आ जाता है, नहीं, उनका एक सिस्टम बना है, गोस्वामी उनकी व्यवस्था भी देखते हैं, उनको बताते भी हैं, भगवान से भी मिलाते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, तो क्या ये व्यवस्था तो नहीं? एक बार बताइए, आप गोस्वामी जन की ये बात क्यों कर रहे हैं? आप घर में कोई भागवत जी का पाठ करवाते हैं, आप घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, आप पंडित जी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? आप बुलाते हैं, पंडित जी आते हैं, वो पूरा आपका किस विधि विधान से पूजा होगी। मैं ये श्रद्धालुओं वो की बात करेगा। कर रहा हूँ, मैं यात्रियों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वही यात्री मैं जब कह रही हूँ, वृंदावन आता है तो भी व्यवस्था करते नहीं हैं। तो वही तो, हमें तो वो संस्कृति में हमारे है ना कि हम जाएंगे तो हमने पुरोहित से, पंडित जी से बात करेंगे, तो वहाँ पे गोस्वामी जन है तो हम उनको कहते हैं, वो हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं भगवान अब तक। एक सवाल जो सीधा संवाद आपको रखना चाहिए सीधे शब्दों में, कि पूरा ब्रज पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा व्यास गद्दी वाले लोग देता है, भगवत भजन करने वाले लोगों को देता है। तो इतने जो भगवत पाठ पूजा करने वाले लोग हैं, जो कथावाचक हैं, जो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम पर अपना एक बड़ा संसाधन और व्यापार खड़ा कर रहे हैं, वो लोग चुप क्यों हैं इस पे?
वो आगे आकर के बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। खड़े हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी इंद्रेश जी ने बोला है, देवकी नंदन जी ने बोला है, सब लोग बोल रहे हैं और ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा की है और वो जाके बाहर हमारे वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं, श्रद्धालु यहाँ आता है। तो ऐसा नहीं है, वो लोग अपनी बात को कह रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे होंगे या कुछ ने नहीं कहा है, उस पे मैंने ज़्यादा विचार नहीं किया। लेकिन ये वृंदावन वास आप यहाँ कर रहे हैं तो सबको इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, एक बात बताइए, फिर दिक्कत होती है, फिर मैं बोलूँगी तो कि वहाँ पे आपने अपनी जहाँ एरिया बनाए हुए हैं वहाँ पे पार्किंग तो आपने भी बहुत लोगों ने नहीं बनाई हुई है, तो भीड़ तो वहाँ पे भी भीड़ तंत्र है, फिर उसको भी कॉरिडोर में आ जाएगा वो जगह। ऐसा नहीं है, सबको ठाकुर जी की बात है तो सबको करना चाहिए, कहना चाहिए। बहुत सारे ऐसा, बहुत कम 1-2 लोग होंगे जिन्होंने नहीं बोला है, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर हमारे जितने हमारे भागवताचार्य जी हैं उन सब ने बोला है इस चीज़ को और बोलना चाहिए। पार्टी विद डिफरेंस, आपने एक शब्द बोला, अब ये आपसे जुड़ा हुआ मसला है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से आपने इस्तीफा दिया। मतलब एक व्यवस्था जिसमें आप कहें कि सरकार चारों तरफ आपकी, राज आपका, और एक पावरफुल संगठन की मुखिया थी आप इस पूरे जिले की, फिर भी आपने एक शब्द कहते हुए कि पार्टी में परिवारवाद जैसा मामला है, वैचारिक से जो विचार भाजपा के हैं उस विचार के साथ नहीं चल रहा है तब। और इस समय हिंदू राष्ट्र, सनातन आयोग, इस तरीके की व्यवस्थाओं की मांग चल रही है। गौ रक्षा, गौ हत्या को लेकर के शंकराचार्य वृंदावन से दिल्ली तक पैदल जाते हैं चलते अवलोकेश्वर। ये सब कवायद चल रही, तो क्या लगता नहीं कि हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा संघ का पूरा एक जो पावरफुल बैकअप है, वो हमारी पूरी संस्कृति के साथ, क्या वो लचीले पड़ गए हैं या अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी योजनाएं सब पर भारी पड़ रही है, कि उनको एक अलग वृंदावन दिखाने की, झांकी दिखाने की योजना दिखाई जा रही है? आपके 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए यहाँ पे। शुरुआत करती हूँ मैं अपने इस्तीफे से। जैसे आपने कहा कि आपने इस्तीफा दिया, मैं जब पार्टी में आई मतलब मैं राजनीति में आई तो भारतीय जनता पार्टी में ही आई। राजनीति की शुरुआत ही मेरी भारतीय जनता पार्टी से है। यहाँ के लोकल व्यक्ति जिन्होंने मुझे राजनीति में लेके आए या भाजपा से जोड़ा, वो सब जानते थे कि मैं पंडित राधेश्याम। उसके बाद जब मुझे यहाँ पे माठ विधानसभा, जिससे मेरे पिताजी विधायक रहे, उसमें भेजा जाता है, तो मैं वहाँ बहुत मेहनत से काम करती हूँ और वहाँ पे हम 2017 में अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और हम अच्छे वोट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 22 में उसमें जिलाध्यक्ष रहते हुए 5 विधानसभा जीतते हैं हम यहाँ से। तो जब हम 5 विधानसभा जीत जाते हैं, ठीक है, उसके बाद और चुनाव आते हैं, ठीक है, तो 5 जब हम विधानसभा या सांसद की बात आती है, लोकसभा चुनावों की बात आती है या विधानसभा चुनावों की बात आती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और हम उनको जिताने का काम करते हैं। जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है बूथ पे, जिसका कोई मंथली पेमेंट नहीं है, अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी वो अपने घर से भरवाता है, क्या उस कार्यकर्ता को छोटे छोटे जो चुनाव हैं या कुछ है तो उसमें उसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो यही पार्टी का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है कि भविष्य के नेता डेवलप करना। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। तो मैंने जो इस्तीफा दिया वो इसीलिए दिया, कुछ चुनाव में, जिस चुनाव के वो समय चल रहा था सहकारिता का, उसमें यही हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी पत्नी, मेरा कुछ भतीजा, उसके बाद फिर कुछ ना मिले तो मेरा जो गाड़ी चलाता है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखिए आप, लेकिन सब आपके ही क्यों? हमारे पास बहुत कार्यकर्ता हैं, हर जाति से हमारे पास कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? और फिर हमारी पार्टी की ये रीति नीति नहीं है। हमारी पार्टी केवल राजनीति के लिए काम नहीं करती, राष्ट्रहित के लिए काम करती है, राष्ट्रनीति के लिए काम करती है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो मैंने वो अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ना, मेरी जो मेरा नेचर है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये जो गलत है तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कि बहुत हमारा जो विज़न है वो बहुत धार्मिक और ये,
तो एक बात सोचिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को इस समय कितना बड़ा मैंडेट आप देख रहे हैं। 2014 से लगातार जनता ने हमको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, खुलकर भरोसा किया। बहुत आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं पुरानी जो सरकारें थी उनसे वो त्रस्त थे, तो उन्होंने हमें वो दिया। तो हमें उस पर खरा उतरना है और हमारी पार्टी की रीति नीति है उस पर खरा उतरने की, वही सिखाया भी जाता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, कुछ, सब नहीं कहूँगी, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं अधिकारियों के हिसाब से चलने लगते हैं। आप एक बार बताइए, अगर अधिकारी ही आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अधिकारियों का और जनप्रतिनिधि का आपस में तालमेल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जनप्रतिनिधि सब कुछ, अधिकारी को कुछ ना समझे। अधिकारी और जनप्रतिनिधि का तालमेल हो, समाज के लिए, जनता के लिए अच्छा काम होना चाहिए। और ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको कहीं ना कहीं गुमान हो गया हो कि अरे नहीं हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, ये है, मैं एक बार उनको कहना चाहती हूँ कि एक बार आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए। नहीं तो फॉलोअर्स कहीं सोशल मीडिया वाला की बात है। ये फॉलोअर्स नहीं, वो फॉलोअर्स अपने जनता को, जो उनका क्षेत्र है वहाँ के लोगों को जो कहते हैं, अच्छी बात है, वो आपके भी फॉलोअर्स होंगे। लेकिन केवल अपने गुमान में नहीं रहना चाहिए। जिस जनता ने आपको चुन के यहाँ तक भेजा है, उस जनता ने जिस वजह से आपको चुन के भेजा है, और जो हमारी पार्टी की रीति नीति है, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, वैसा हम सबको करना चाहिए। एक आवाज़ उठती है अलग अलग। मतलब ये मेरा प्रश्न भी है, या यूँ कहें कि कुछ लोगों की सुगबुगाहट को मैं एक आधिकारिक तौर पर सुनना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अयोध्या को राम मंदिर बनाना मोदी जी का विजन था और मथुरा वृंदावन को बिल्कुल सही करना, समझाना योगी जी का विजन है। तो योगी जी के विजन को और उसको डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं पूरा तंत्र काम कर रहा है। क्या ऐसा भी कुछ लगता है आपको? कभी लगा बतौर कार्यकर्ता? क्योंकि देखिए संत मुख्यमंत्री है आपका, मतलब खुलकर काम कर रहे हैं प्रदेश में अलग अलग तरीके से। उनके जैसा लोकप्रिय शायद कोई है नहीं। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं, मथुरा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जी कुछ और सोचते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और सोचते हैं। नहीं, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। बाकी कौन क्या कहता है, वो सबके अलग अलग विज़न होंगे। जो प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं, शायद नीचे सभी मुख्यमंत्री उसको अप्लाई करके उसको नीचे तक उतार देते हैं, ऐसा है। और ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी रामचंद्र जी को चाहेंगे, योगी जी कृष्ण भगवान को चाहेंगे, ऐसा नहीं है। सब बहुत अच्छी सरकार है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस ये हो सकता है कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाली बातें हैं, लेकिन जैसा मुझे दिखा है वैसा, पर गड़बड़ी कहीं ना कहीं जो होती है उसको तो तय करना पड़ेगा। अब हम तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी तक नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारी सांसद हैं वो तो जा सकती हैं, वो तो बता सकती हैं कि वहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, महिलाएं ऐसे बैठी हुई हैं। तो ये जो सेतु बनाने का काम है जनप्रतिनिधियों का, वो उन्हें करना चाहिए। सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो आज बात कर रही हूँ वो बिहारी जी से रिलेटेड बात है, उस पर मैं यहाँ तक आई हूँ। और वो भी तब कि जब देखा कि नहीं, महिलाएं घर से बाहर निकल गई। तो आपके हिसाब से बिहारी जी के मामले में जो हमारा सेतु होना चाहिए, चाहे हमारे विधायक हो चाहे सांसद हो, कहीं ना कहीं योगी जी और मोदी जी तक वो सेतु काम नहीं कर रहा है, उसको जरिए लग चुका है। कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं है। अब मैंने तो इसीलिए जब मैं परसों वहाँ पे गई तो मैं खुल के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ना कह के मैंने कहा, आप संत हैं, महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आप एक बार यहाँ पे ब्रज से बहुत लगाव है आपको, आप यहाँ पे 28 से 30 बार आ चुके हैं लगभग, तो आप एक बार और आएँ और एक बार संत समाज के साथ, गोस्वामी समाज के साथ, देखिए जो इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ एक बार बैठिए। क्योंकि बाकी देखिए जो कोई दूर रह रहा है उसको जहाँ टूट रहा है वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, तो जो इफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित है। और फिर मैं तो एक बात जानती हूँ कि हमें रामचंद्र जी ने सिखाया कि मर्यादा में कैसे रहते हैं। रामचंद्र जी ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने, कृष्ण जी ने हमें सिखाया कि मर्यादा में कैसे रखते हैं। तो बस ये काम करिए कि जो मर्यादा में नहीं है उन्हें मर्यादा में रखने का काम होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, भरतपुर में जब मैं एक आखिरी मैं बोलता हूँ कि अब तक के जीवित सोशलिस्ट जो लीडर हैं
पंडित रामकिशन शर्मा जी। उनके पास बैठा तो तब मैंने आज आपके नाम से सुनने के बाद को रिलेट किया, तो उन्होंने चर्चा किया कि वो कहते थे कि हमारे एक माठ के पंडित जी होते थे और पंडित जी की पोटली में खुशियाँ होती थी, वो जहाँ जाते थे लोगों को खुशियाँ बांट जाते थे। तो क्या क्या मानना है आपका, ऐसा था? और आप अब उनकी बेटी हैं तो आप कितनी खुशियाँ बांट पा रहे हैं लोगों को? देखिए, आप ताऊ जी की बात कर रहे हैं, पंडित रामकिशन शर्मा जी की। मैं बहुत छोटी थी तब मैंने देखा उनके चुनावों में पापा गए, पापा के चुनाव में वो आए, तो बहुत स्नेह था, प्रेम था। और आज वो मतलब मुझे लगता है कि पापा के साथ के लोगों में एक दो लोग ही होंगे जो अभी होंगे। तो बहुत उनका नाम सुनते ही मुझे तो बहुत ऊर्जा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो जब उन्हें पता चलेगा कि मधु यहाँ पे बैठ के बोल रही है, उन्हें जानकारी शायद है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो पापा के लिए जो ताऊ जी ने कहा, जो उन्होंने कहा, वो यहाँ पे जब आप जाएं, कहीं भी किसी भी एरिया में जाएं, अभी मैं 2-3 गांव में गई थी जो अब छाता विधानसभा में आ गए, पहले वो माठ विधानसभा में थे। तो वहाँ जब मैं गई तो लोगों ने मेरा परिचय कराया कि मधु बहन जी, बुजुर्ग लोग थे जो खाट पे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, तो मधु बहन जी आई हैं, जिलाध्यक्ष रही भाजपा की। तो बोले अच्छा अच्छा बेटी बैठो बैठो। तो किसी ने कहा बहन बाबू जी जान रहे हो, नेक बैठे है जाओ, जे राधे श्याम शर्मा की लाली हैं। तो वो उठ के बिल्कुल बैठ गए, अरे लाली तू तो सबसे छोटी ही ना, अरे भैया देख जी हमारी जो बड़चावली की सड़क है वह जमाने में तेरे पिताजी ने ही डलवाई। तो वो जो चीज़ खुशियाँ बांटते थे वो मैं नहीं कहती, मैं तो आप सोचिए कि जब मैं जिलाध्यक्ष बनी उससे जस्ट पहले मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए, फिर मदर भी एक्सपायर हुई। तो जो बातें मुझे मेरे घर से पता चली, उसके अलावा जब मैं जहाँ भी जाती हूँ माठ क्षेत्र में या कहीं भी जाती हूँ मथुरा में, तो जो वहाँ के बुज़ुर्ग मुझसे कहते हैं तो वाकई वो कहीं ना कहीं खुशियाँ बांटते थे, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और आज मैं जो भी हूँ उनका आशीर्वाद है। और रही कि मैं कितनी खुशियाँ बांट पा रही हूँ, मैं कितनी खुशियाँ बांट पा रही हूँ ये तो मैं नहीं कह सकती अपने मुंह से, मुझे ये नहीं समझ में आता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं जनता के दुखों को बांटने का प्रयास कर रही हूँ। जहाँ मुझे कोई भी दर्द पता चलता है मैं वहाँ पहुँचती हूँ। क्योंकि मैं उस समय भूल जाती हूँ कि मैं आज किस पार्टी में हूँ या मैं कोई पदाधिकारी हूँ, मैं उस समय भूल जाती हूँ। क्योंकि जब कहीं भी दर्द की तकलीफ की बात आती है मथुरा में, तो मुझे बस ये याद रह जाता है कि मैं पंडित राधे श्याम शर्मा की बेटी हूँ। और जब मैं माठ में कहीं भी आज भी जाती हूँ तो मुझे हवाओं में भी लगता है कि पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो दर्द बांटने की कोशिश पूरी करती हूँ, खुशियाँ किसको कितनी मिल रही है ये तो जनता बता पाएगा। अब मोदी जी योगी जी से राष्ट्र नीति के साथ धर्म की इस पूरी नीति की जो ठाकुर जी की नीति है उसके लिए क्या संदेश देंगी कि वो सुने? क्योंकि ब्रिज गड़बड़ है तो शायद आपकी आवाज़ सीधे चली जाए, तो सीधे स्पष्ट तौर पर बांके बिहारी कॉरिडोर के नाम पर, वृंदावन के नाम पर या मथुरा में जो व्याप्त पूरी व्यवस्थाएं हैं जिस पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, जो जंग लग चुकी है सोच पर या अधिकारियों के अपने एक खुले तंत्र पर, वो भी शायद विकास के जो अपने पैमाने गढ़ रहे होंगे उनकी जो लिमिटेशंस हो, उस पर क्या सीधा संवाद कहेंगे जो उनको संदेश दें? एक ब्रज के ऊपर एक फिल्म बनी थी, शायद ब्रज भूमि नाम था, उसी का ये गाना है या कहाँ उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो। तो ये चारों धामों से निराला है ब्रज धाम। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं, साथ में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे मैं तो हाथ जोड़ के भी ये निवेदन कर रही हूँ कि एक बार जो कॉरिडोर आप विस्तार कर रहे हैं वो करें, उसका विस्तार करें, लेकिन जो गोस्वामी समाज है उसके साथ आप खुद से कोई आए। मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रही हूँ क्योंकि आपका क्षेत्र है और आप खुद संत महंत हैं, आप आए। प्रधानमंत्री जी इस बात को, खैर मैं उन प्रधानमंत्री जी से क्या कहूँ, वो तो सुन ही लेंगे कि वो देखें इस चीज़ को कि जो गोस्वामी जन है वो बहुत परेशान है। आप उसको विस्तार करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन एक बार उनको अपने साथ बैठा के उनकी चीज़ों को समझ के तब आएँ और करें। अच्छा है, आप बहुत अच्छा करें, बहुत बड़ा करें। वृंदावन में जो श्रद्धालु आता है उसको तकलीफ ना हो, लेकिन
अटल जी ने एक बात कही थी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कार्यकर्ताओं के लिए बात कही थी, हम नए को जोड़ें लेकिन हमारा एक भी पुराना नहीं छूटना चाहिए। हम बाहर से जो आए हुए श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी हम चिंता करें, लेकिन जो यहाँ का ब्रज का रहने वाला, पीढ़ियों से जिसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो हमसे एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें से बहुत माताओं ने मुझसे ये कहा कि बेटा हमने तो बस मोदी जी जाने और कछु ना जानो, और आज से नहीं, हमारी तो पीढ़ियां निकल गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बस यही आग्रह है कि वो आप लोग इस पे ध्यान दें, विचार करें, विस्तार करें, लेकिन उनको साथ में लेके करें। और एक जो भाई ठाकुर जी की पूजा पद्धति है, सेवा पद्धति है, उसमें कोई बदलाव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बाकी आप सब सक्षम लोग हैं, मेरा ये एक प्रयास है। और अगर कोई इसे कुछ लोगों ने कहा कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, तो मैं आपसे बस यही आग्रह करूंगी कि अनुशासनहीनता ये है, तो मुझे नहीं लगता, कोई कहता है तो अनुशासनहीनता कहता है, लेकिन अनुशासनहीनता वो थी जब एक जिलाध्यक्ष कह रही थी कि यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं का समायोजन होना चाहिए और सारे जनप्रतिनिधि बैठ के अपने अपने परिवार को जोड़ रहे थे। मैं उसे अनुशासनहीनता मानती हूँ, और सरकार मैं उसे मानती हूँ जो मेरा बूथ का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जिसकी वजह से हमारे सांसद विधायक चुने जाते हैं। मेरे लिए वो सरकार है और सर्वसत्ता ठाकुर जी है। ये बड़ी बात है। भक्ति आंदोलन की इस पूरी माटी में कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा हर रज में बसते हैं, और कहते हैं जिसके भाव को, गोपियों के भाव को समझाने वाले इतने बड़े बड़े योग गुरु और पूरे ज्ञानी उद्धव जी नहीं संभाल पाए थे, तो उनको भला बाहर से आकर के कोई कौन समझ पाएगा। ब्रज की रज को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की तासीर को, गिरिराज की अपनी चमक को, गौ भक्ति की अपनी धमक को, और भक्ति आंदोलन के अपने पूरे इतिहास और उसके प्राचीन में छुपे रहस्य को शायद ऐसे कार्यकर्ता जमीन पर समझ रहे हैं। इनको सबको सुनने और समझने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि यह विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन यह पुरातन की रक्षा के साथ साथ नए रास्ते के पैरोकार है, और शायद सरकार भी इसी की हिमायती है। तो क्या होगा बांके बिहारी मंदिर का, क्या होगा वृंदावन का, ये तो ठाकुर जी जाने, उन्हीं पर छोड़ते हैं। बाकी श्री राम।